The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णुकांत आपसे सेंट्रल टेट की क्लास के लिए सेंट्रल टेट की क्लास में जो आपका एक संस्कृत विषय होता है उसके लिए हमने आपसे जो आप चैनल देख रहे हो द मैक क्लासेस ऑनलाइन क्लास पे आप संस्कृत का अध्ययन कर भी रहे हो। आप 2-3 विषय पढ़ भी चुके हो। उस पर आप संधि समास, जब आप द मैक क्लासेस का ऑनलाइन क्लास देखोगे तो उस पर संधि समास उपसर्ग की क्लासें आपकी चल रही हैं। इसके साथ साथ होता क्या है, संस्कृत पे आपको विगत वर्षों के जो पेपर हैं यदि आप उनकी हिंदी करके उसका हिंदी का रूपांतरण अगर आप समझ जाओगे तो आपको उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। होता है उसमें गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर लगभग हमारे 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं उनकी जब हम हिंदी नहीं कर पाते हैं तो उनके विकल्पों को हम पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाते कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, उसमें हमें सारे विकल्प पे कैसे लगते हैं। इसीलिए हम विगत वर्षों के पेपरों की एक श्रृंखला के माध्यम से आपको हम जितने भी विगत वर्षों में पेपर हुए उन सब की हिंदी करा करके आपको हम इतना सक्षम बना देंगे कि आपको हिंदी करने की कोई समस्या नहीं आएगी। वो प्रश्न में हमसे क्या पूछता है और हम क्या जवाब दे रहे हैं, इसके बीच का जो अंतर है उस अंतर को समाप्त करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये हमने आपसे ऑनलाइन क्लासों पर वादा भी किया था और उसी वादे के तहत आज हम एक पेपर का अवलोकन करेंगे और पेपर की हिंदी करने के लिए आप मेरे साथ में विगत वर्षों के पेपर रखिएगा। देखिए, एक पेपर हमारा इस पे जो है वो 2014 का पेपर है और 2014 के पेपर पे संस्कृत पे जो पहली भाषा जब आप चुनते हो तो भाषा के 2 विकल्प होते हैं, पहली भाषा संस्कृत और दूसरी भाषा संस्कृत। आज हम पहली भाषा संस्कृत का अध्ययन करेंगे, इसके बाद पे निरंतर क्रम से हम संस्कृत के पेपरों का अध्ययन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो गद्यांश पहले एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है, तो इस पे पद्यांश से प्रारंभ करता है, हम पद्यांश से ही इसका प्रारंभ करते हैं। ये कहता है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेत मधुमक्षिकासो। पहला शब्द इसने कहा पीत्वा। देखो, पीत्वा कहते किसको हैं? पा धातु में जब हम इक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो पा धातु का शब्द बनता पीत्वा। पीत्वा माने पी कर के। आप प्रत्यय की बात इसलिए भी समझते चलो साथ साथ में कि चूंकि प्रत्यय का एक क्वेश्चन सेंट्रल टेट पे होता जरूर है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, अर्थात रस को पी करके, कैसे रस को? कटुकम मधुरम समानम, कटु माने कड़ुए को मीठे के समान पी करके, माधुर्यमेव, माधुर्य शहद को कहते, मीठे को कहते, शहद को ही जनएत मधुमक्षिकासो। मधुमक्षिकासो, मधुमक्षी माने मधुमक्खी, जनयती है, उत्पादित करती है, कड़ुए रस को भी मीठे के समान पी करके मधुमक्खी शहद को ही जन्म देती है। किस प्रकार से जन्म देती? संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, समसज्जन अर्थात सज्जन और दुर्जनों के समान, दुर्जनों के जो वचन हुए वचनों को वो सज्जनों के समान सुन करके भी, श्रुत्वा बचा, वचनों को सुन करके। श्रुत्वा शब्द में भी आप देखो श्रु धातु है और श्रु में भी इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो शब्द बना कौन सा? श्रुत्वा। श्रुत्वा माने सुन करके। मधुर सूक्त रसम सृजंती, मीठे वचनों को ही सृजित करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वे दुर्जनों के कठोर वचनों को, संतप्त वचनों को सुन करके भी मीठे वचनों को ही सृजन करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशा, लुब्धस्य किसे कहते हो? लुब्ध माने होता है लालची। लुब्ध का अर्थ क्या होता? लालची। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन किसे कहा जाता है? पिशुन माने होता है चुगलखोर। चुगलखोर किसे कहते हो आप लोग? चुगलखोर उसे कहते हैं जो एक की बात को दूसरे के प्रति लगाता है। इसे लोग नहीं कहते कि ये चुगलखोर हो गया, अर्थात हमारी बात को किसी दूसरे तक हमारी बिना अनुमति के एक दूसरे की बात को पहुंचाना, वो चुगलखोर कहलाता है। ये कहता है लुब्धस्य नश्यति यशा, अर्थात लालची का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता से नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य परम धर्मा, कुलीन व्यक्ति भी, कुलीन किसे कहते हो? जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कुलीन कहते हो, उसके भी सारे नष्ट क्रियाएं हो जाती हैं। जो कुछ भी वो अच्छा कार्य करता है वो भी नष्ट प्राय हो जाती हैं। विद्या फलम किस प्रकार से नष्ट होती है? किसकी नष्ट होती हैं? विद्या फलम व्यसनिना, व्यसनी किसे कहते हो? व्यसनी हम कहते हैं बुरी आदत वाले को व्यसनी कहा जाता है। विद्या फलम, विद्या का फल क्या होगा?
हम जो विद्या ग्रहण करते हैं तो विद्या का फल क्या होगा? विद्या का फल हमारे सामने ज्ञान के रूप में आता है, तो विद्या फल ज्ञान के रूप में आता है, अर्थात बुरी आदतों से ज्ञान का नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शौखम, कृपण किसे कहा जाता है? कृपण माने, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, अर्थात कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट होता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्य का प्रमत्त माने होता है मत वाला, प्रमत्त का अर्थ होता है मत वाला, अर्थात किसी राज्य का सचिव का अथवा मंत्री मतवाले सचिव के किसी राज्य में होता है तो उस राजा का राज्य संकट में आता है। ये इस तरीके से आप पद्यांश की हिंदी करिए। अब आपने इससे जन्म वाले प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मधुमच्छिका जनयति, मधुमच्छिका अर्थात मक्खी किसको जन्म देती है? माधुर्यम मधुरता शहद को, समानम रसम समान रस को, रसका या कटुकम कड़ुए को। तो हम लोगों ने ऊपर पद्यांश में पढ़ा है माधुर्य मतलब शहद को जन्म देती है। फिर कस्या धर्मा नश्यति, किसका धर्म नष्ट होता है? किसका धर्म ऊपर नष्ट हुआ था हम लोगों को? नष्ट क्रिया से, जिसकी क्रिया जिसका चाल चलन में अंतर आ जाता है, किसी की संगत जो खराब होती है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, नष्ट क्रिया से। व्यसनेषु रतानाम किम नश्यति, ऊपर हमने पढ़ा था व्यसनी हम किसको कहते थे? व्यसनी हम कहते थे बुरी आदतों वालों को, और व्यसनी के लिए कहा था विद्या फल नष्ट हो जाता है, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्या फल क्या था? विद्या फल माने ज्ञान नष्ट हो जाता है, जिसकी बुरी आदतें हो जाती हैं। रताना माने लगे हुए, जो बुरी आदतों में लगा हुआ होता है उसका क्या नष्ट होता है? उसका ज्ञान नष्ट होता है। जनेत क्रिया पदस्य कर्त पदम अस्ति, ये कहता है जनेत माने जन्म देता है, इस क्रिया पद का कर्ता पद कौन सा है? कौन जन्म देता है? सज्जन, संत, मच्छिका और दुर्जना। ऊपर आपने पद्यांश पढ़ा था मधुमक्खी किसको जन्म देती थी? मधुमक्खी हमारे शहद को जन्म देती थी, तो जन्म देने का कर्ता कौन हुआ? मधुमक्खी हुई। इसके अगले उस पे देखिए, अगला प्रश्न 95 नंबर, नष्ट क्रियस्य पदस्य समासानाम किम। हमने जो आपको पुराने वीडियो दिए हैं उस पर आप समास पे जाकर के देखोगे तो समास का आपको समझ में आएगा, प्रभेद में समझ में आएगा समास किस तरीके से हमने अलग अलग किए थे। हम इस पे समझें, ये कहता है नष्ट क्रियस्य, इसमें कौन सा समास है? एक बार इसकी हिंदी करें। नष्ट क्रियस्य अर्थात नष्ट क्रिया का। अब आप देखो, हमने एक आपको समास पढ़ाया था जो समास था कर्मधारय समास था। कर्मधारय समास में हमने आपको क्या पहचान बताई थी? जो हमने कर्मधारय बताया था तो हमने आपको कहा था कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस पे भी देखो, और विशेषण विशेष की एक पहचान हमने उसको पढ़ाते समय बताई भी थी आपको कि विशेष्य के पूर्व में जो स्थापित होता है उसको विशेषण कहते हैं। और यहाँ भी आप देखो क्रिया, ऐसी क्रिया जो नष्ट हो गई है, कर्मधारय की पहचान हमने और बताई थी। दोनों पद एक दूसरे को धारण करते हैं। यहाँ भी देखो क्रिया नष्ट प्राय, अर्थात क्रिया ने नष्ट होने का रूप धारण किया, तो यहाँ कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। और समास का एक प्रश्न सेंट्रल थ्रेड पर जरूर आता है। आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि आप पुराने वीडियो पर जाकर के समासों का एक बार अच्छे से अध्ययन करिए, और फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप उस पर कमेंट छोड़िए, हम उसके जरूर आपको डिटेल में फिर दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर अगला प्रश्न कहता है श्लोके राज्यम इति पदस्य विभक्ति। राज्यम, हम आपसे, आप राज्य के जब रूप चलाते हो तो राज्य शब्द कैसा है? राज्य शब्द अकारांत है, और अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। अकारांत पुल्लिंग के जब आप रूप चलाते हो तो राम के अनुसार रूप चलाते हो। और आप देखो ये पूछ रहा राज्यम शब्द पे पूछ रहा है, और राज्यम को हम अगर राम से जोड़ें तो रामम शब्द बनता है, और रामम शब्द हमें किस विभक्ति और किस वचन में मिलता है? राम रामहु रामा रामम। अब देखो रामम ऐसा राज्यम लग रहा है, अर्थात ये कौन सा हुआ? द्वितीय विभक्ति और एक वचन हुआ। 96 नंबर का चौथा वाला विकल्प सही है। अब हम आ गए 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर पे ये कहता प्रदत्त विकल्पेभ्या समुचितम उत्तरम चिनुत, दिए हुए विकल्पों में से समुचित उत्तर का चयन करिए। पहला प्रश्न कहता संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्ति संबद्ध प्रश्नस्य मूल उद्देश्य अस्ति। संक्षिप्त मतलब छोटे से गद्यांश को अधिकृत करते हुए वाक्येषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति से संबद्ध प्रश्नों का मूल उद्देश्य क्या है? पहला, नूतन शब्द प्रयोग क्षमताया आकलन, नूतन का अर्थ नवीन शब्द के प्रयोग की क्षमता का आकलन। दूसरा, सारांश लेखन क्षमताया आकलन, सारांश लेखन की क्षमता का आकलन। सारांश किसे कहते हो?
आपने अपने जो पुरानी परीक्षाएं दी थी उसमें एक प्रश्न आता था सारांश लिखने का, जिसे हम लोग अंग्रेजी पे समरी बोलते हैं, अर्थात किसी बड़े विस्तृत गद्य को, अध्याय को पढ़ने के बाद जब उसका संक्षिप्त लेखन करते हो उसको हम सारांश बोलते हैं। सारांश लेखन की क्षमता का आकलन। तीसरा कहता है वर्तनी इति योग्यता आकलन। वर्तनी अर्थात स्पेलिंग, वर्तनी उसे कहते हो जो वर्तनी शुद्धि के प्रश्न आप हिंदी पे करते हो, वर्तनी माने अंग्रेजी पे आप स्पेलिंग बोलते हो। वर्तनी ऐसी योग्यता का आकलन करना। और चौथा कहता अवबोधन क्षमता या आकलनम। अवबोधन किसे कहते हो? अवबोधन का अर्थ होता है जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हमने कितनी गहराई से समझ लिया है, इसका आकलन करना। और ऊपर प्रश्न उसने किया था संक्षिप्त गद्यांश को अधिकृत करते हुए वाक्यों के रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्नों का मूल उद्देश्य क्या होता है। जब कोई गद्यांश और पद्यांश के नीचे जो भी प्रश्न दिए जाते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है पहले हमने गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से पढ़ करके उनके भावों को अच्छे से अवगमन कर लिया है और फिर उस पर आधारित हम जो प्रश्न होते हैं वो अपनी अपनी अवबोधन क्षमता के आधार पर उन प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। तो ये चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प हमारे नहीं सही हैं, अर्थात अवबोधन की क्षमता का आकलन किया जाता है। फिर कहता पठित अवबोधनात्मक प्रश्न का। पठित का अर्थ होता पढ़ा हुआ, पढ़े हुए और समझे हुए प्रश्नों को क्या 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 कहा जाएगा। पहला कहता है नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तु भारतीय कवि नामम वदत। नोबेल इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय कवि का नाम बताओ। फिर दूसरा प्रश्न कहता है किम भवतः सूत्रक द्वारा, कोई आप सूत्रक के द्वारा रचित किमपि अन्यत नाटकम पठितम। क्या आप लोगों ने सूत्रक के द्वारा रचित किसी अन्य नाटक का भी अध्ययन किया है। तीसरा कहता है स्वीकरोति इति पदस्य स्वभाषाया वाक्य प्रयोगम करोत। स्वीकरोति अर्थात स्वीकार करो, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इस पद का अपनी भाषा के वाक्यों में प्रयोग करो। और चौथा कहता है उज्ज्वल इति शब्दस्य वर्ण विन्यासम समीचीनम करोत। उज्ज्वल इस शब्द का वर्ण विन्यास सम्यक रूप से करो। अब आप इन चारों प्रश्नों की जब हिंदी करते हो तो इस पे तीसरे वाले प्रश्न को जब आप देखते हो तो यही एक ऐसा विकल्प हमें दिखाई देता जो हमारे प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए बिल्कुल सटीक लगता है। किस प्रकार से लगता है? ऊपर कहता है पढ़े हुए को और समझे हुए का प्रश्न किस तरीके से हल किया जाता है। इस पे विकल्प जब आते हैं ये कहता है स्वीकरोति, स्वीकार करो, इस पद को अपनी भाषा के वाक्य में प्रयोग करो। यही हमारे प्रश्न का ऊपर से विकल्प को मिलान करने में सक्षम हो रहा है। जब हम अगले प्रश्न पर आते हैं जो हमारा 99 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है बालः सार्थक लेखने निपुणा भवेयुः। बाला अर्थात बच्चों को सार्थक लिखने में निपुण होना चाहिए। इति अस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति, ये हम सबके लिए पहले पूर्व में आवश्यक है। चित्रकला, आकृति निर्माण आदि भी गतिविधि भी तेषाम विकासा सम्भवत। इस ऊपर इसने कहा बच्चों के सार्थक लेखनों में निपुण होना चाहिए, ये हमारे पूर्व की आवश्यकता है। किस प्रकार आवश्यकता है? चित्रकला, आकृति निर्माण आदि गतिविधियों में भी उसका विकास सम्यक होना चाहिए। ये कैसा विकास है? भावात्मक है, सुरक्षात्मक है, संज्ञानात्मक है और गत्यात्मक है। अब आप चारों विकल्प पे जाते हो तो ये कहता है सार्थक लेखन में निपुण होना चाहिए। अच्छा, हम कोई चीज़ जैसे लिखते हैं, हम ये कलम चला रहे हैं, लिखने की विद्या कर रहे हैं, तो लिखने पे हम कलम चलाते हैं, तो कलम चलाने में कहीं ना कहीं मेरा गति का प्रयोग होता है। इस पे चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, ये गत्यात्मक वाला सही होगा। गत्यात्मक आप इस तरीके से भी समझो, गत्यात्मक उसे कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गति का योग होने लगे, कुछ मेरे हाथ पैरों का संचालन होने लगे, उसको हम गत्यात्मक बोलते हैं। आप उसके जो बाल विकास संस्कृत वाला है, इसको आप दूसरे तरीके से लो। इसको आप अगर हिंदी कर गए प्रश्न की तो आपके लिए बाल विकास वाले प्रश्नों को भी बड़ी आसानी हो जाएगी। और आप जब निश्चित रूप से 15-20 प्रश्नों पेपर को जब हल करोगे, प्रश्न पत्रों को हल करोगे, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हिंदी करने लगे तो आप ये मानो कि आपको प्रश्न और उत्तर के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। मित्र भावना, अगला प्रश्न देखिए, मित्र भावना संबद्धे पत्र लेखन विषय किम किम आवश्यकम। मित्र भावना से संबंधित पत्र लेखन के विषय में क्या क्या आवश्यक होता है। पहले इस वाले शब्द पे आपको ध्यान देना है, मित्र भावनाया, मित्र भावना से संबंधित। और मित्र कौन सा होता है? जो समवयस्क होता है, जिससे हम अपनी कुछ बातों को जिनको हम किसी अन्य से शेयर नहीं कर सकते उससे शेयर कर सकते हैं, उसी को तो आप मित्र बोलते हो।
अब आप उत्तर पे आ जाओ, विकल्पों पे आ जाओ, आपका अब सही हो जाएगा। ये कहता अन्येभ्य अपि स्पष्टता संकेता नाम उपयोगा प्रारूप स्पष्टता। अन्येभ्य अर्थात दूसरों के प्रति भी स्पष्टता, संकेतों का उपयोग और प्रारूप की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा कहता वैयक्तिक प्रारूपम बिना, व्यक्तिगत हो बिना प्रारूप के। प्रारूप किसे कहते हो? जब आप किसी कार्यालय में किसी सरकारी काम के लिए या किसी अन्यत्र जगह आप कोई एप्लीकेशन या आवेदन देते हो तो आप पहले उसका फॉर्मेट तैयार करते हो, प्रारूप तैयार करते हो। तो ये कहता है जब मित्रता की बात होगी तो वहाँ व्यक्तिगत बात होगी, वहाँ कोई प्रारूप की जरूरत नहीं। हम कोई पहले भूमिका नहीं बनाएंगे, हम सीधे सीधे अपनी बात कहेंगे और अपनी सीधी बात हम केवल मित्र से ही तो कह सकते हैं। तो ये दूसरा वाला विकल्प सही लगता है। फिर भी आप चारों विकल्पों की हिंदी कर लीजिए। किंचित प्रारूपम, कुछ प्रारूप भी, वैयक्तिकम संस्पर्शनम, व्यक्तिगत का स्पर्श भी, और संकेता नाम उपयोगा, संकेतों का उपयोग। आप देखो जब हिंदी करते तो हमें तीसरा वाला विकल्प बहुत अच्छा लग रहा। कुछ प्रारूप, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो प्रारूप होगा, कुछ ना कुछ तो हम अभिवादन करेंगे, और फिर व्यक्तिगत, फिर मध्य पे हम कुछ व्यक्तिगत बातों को भी स्थान देंगे, फिर संकेतों का उपयोग, कुछ ऐसी बातें होंगी जो जनगत और स्वगत होंगी तो उनको हम छिपाएंगे भी और संकेतों के माध्यम से उस बात को करेंगे। तो दूसरे वाले से देखो हिंदी करने पे तीसरा वाला विकल्प ज्यादा अच्छा लगा। चौथे वाले की भी हिंदी करके देखिए। अवैयक्तिक संदर्भा कठोरतया प्रारूपण पालनम। अवैयक्तिक अर्थात बिना बिल्कुल व्यक्तिगत बातों के संदर्भ को करते हुए और कठोरता से फॉर्मेट प्रारूप का पालन करना, ये तो बिल्कुल गलत। पहला गलत, चौथा गलत, तीसरा और दूसरे पे लड़ाई है, जिसमें तीसरा वाला बिल्कुल सही लग रहा। दूसरे वाले पे थोड़ी सी बात छिपती है, लेकिन तीसरे वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 101 नंबर पे आते हैं हम लोग। 101 वाला कहता भाषा अधिगमन प्रक्रिया, भाषा को सीखने की प्रक्रिया में, भाषा को सीखने की प्रक्रिया में प्रायः छात्र संभाषण संदर्भे विश्वस्ता न दृश्यन्ते। प्रायः छात्र संभाषण किसे कहते हो? आपस में बातचीत बोलने को कहते हो। संभाषण के संदर्भ में विश्वस्त नहीं दिखाई देते हैं। कारणमस्ति कारण है, अधिगत भाषाया उच्चारण संबद्धा विशिष्टा नियमा, सीखी हुई भाषा के उच्चारण से संबंधित विशिष्ट नियम हैं। अस्या समस्या समाधानार्थम किम आवश्यकम, इसकी समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? पहला विकल्प कहता कक्षायाम अंतः क्रियार्थम गतिविधिनां प्रयोगा, कक्षा की अंतः क्रियाओं के लिए गतिविधियों का प्रयोग। दूसरा कहता परामर्शकस्य सहायेन विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, परामर्श की सहायता के आधार पर विशिष्ट भाषिक चिकित्सा। तीसरा कहता त्रुटि नाम सदैव संशोधनम, त्रुटियों का सदैव संशोधन। और चौथा कहता कक्षायाम उच्च सस्वर वाचनम, कक्षा में उच्च आवाज में उच्च सस्वर वाचन करना। प्रश्न यह कहता था भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रायः छात्र संभाषण के संदर्भ में विश्वस्त नहीं दिखाई देते। क्या कारण है? सीखी हुई भाषा के उच्चारण संबंध विशिष्ट नियम है। इसकी समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? तो कक्षा में जो अंतः क्रिया गतिविधियों का प्रयोग होगा उससे बच्चा बोलने में और उच्चारण करने में सक्षम हो जाएगा। जब आप किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में जाओगे तो जो बच्चों के बीच में जो आप अंतः क्रियाएं कराओगे, जो खेलकूद ऐसी क्रियाएं कराते हो, उन गतिविधियों के माध्यम से भी जो बच्चा बोलने में सक्षम नहीं होते वो भी बोलने में सक्षम हो जाते हैं। इस कारण से ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। हमारे तीनों विकल्प ये सही नहीं होते हैं। साथियों हम लोग 102 नंबर वाले पे चर्चा कर रहे थे। ये कहता था श्लोक वाक्यों के अन्वय, इससे क्या अभिप्राय है? तो इस पे हमने अन्वय अर्थ समझ लिया। अन्वय किसे कहते हो? संस्कृत को हिंदी रूपांतरण के मध्य की जो व्यवस्था होती है उसको आप सरल भाषा पे समझो, उसी को हम अन्वय कहते हैं। ये कहता है भावों के आधार पर वाक्यों का पदक्रम। अन्वय का कार्य यही होता है कि इस संस्कृत की हिंदी को हम किस प्रकार से वाक्यों पे तय कराएंगे, ये कार्य हमारी अन्वय की व्यवस्था बताता है। तो दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प इससे रिलेट नहीं करते हैं। अब हम 103 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 103 नंबर का प्रश्न हमसे कहता कस्मिन वयसि बालः प्रायः भाषा अधिगमने अधिका सक्षमा। कस्मिन वयसि अर्थात किस उम्र के बच्चे प्रायः भाषा को सीखने में अधिक सक्षम होते हैं। हालांकि ये प्रश्न तुम्हारे जो पेडागॉजी आप जिससे पढ़ते होगे वो अच्छा बताएगा, लेकिन फिर भी आप इसकी हिंदी तो कर ही लो। 8 वर्षेभ्यः पूर्वम, 8 वर्ष से पहले का बच्चा, 8 वर्ष के पश्चात का बच्चा, 10 वर्षेभ्यः पूर्वम, 10 वर्ष से पहले का बच्चा, और 13 वर्षेभ्यः पश्चात, 13 वर्ष के पश्चात। अब आप प्रश्न पे आते हो, वो कहता है किस उम्र का बच्चा प्रायः भाषा को सीखने में अधिक सक्षम होता है। और भाषा कहते किसको हम, ये बात भी आप समझ लो। भाषा हम कहते हैं भाष धातु से बना हुआ शब्द, और भाषा वह व्यवस्था है जो हमारे विचारों की वाहिका है, जो हमारे
संप्रेषण का माध्यम है। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, तो वो भाषा के माध्यम से ही तय होता है। तो भाषा को सीखने में अधिक सक्षम कब होगा? जब वो इन चारों विकल्पों में जो सबसे बड़ा विकल्प है अर्थात 13 वर्ष के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति भाषा को अच्छे से सीखने में सक्षम होता है। ये तो हम हिंदी करके आपको सरल भाषा पे बता रहे हैं, फिर भी आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप जो पेडागोजी वाला टीचर है उससे एक बार जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक डाटा है, डाटा पे हो सकता है कि हमारा उस पर थोड़ा सा डिफर हो, परिवर्तन हो, लेकिन हमारा उद्देश्य है हम आपको प्रश्नों की हिंदी कराने में सक्षम बना पाए। अगला प्रश्न 104 नंबर कहता छात्रः सूक्ष्मतया अधिगंतुम समर्था भवेयुः। छात्र सूक्ष्म रूप से सीखने में समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम सूक्ष्म सूचनानां प्रदानम अनिवार्यम। इसके लिए सूक्ष्म सूचनाओं का प्रदान भी अनिवार्य है, परंतु व्यया अप्यधिका न भवेत्, परंतु खर्च भी अधिक नहीं होना चाहिए। अतः किम साधनम सर्वाधिकम उपयुक्तम, अर्थात नीचे दिए हुए साधनों में कौन सा साधन उपयुक्त होगा। ये कहता है छात्र सूक्ष्म रूप से सीखने में समर्थ होने चाहिए, इसके लिए सूक्ष्म सूचनाओं का प्रदान अनिवार्य है, परंतु खर्च भी अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला कहता विद्युत उपकरण, दूसरा कहता प्रदर्शन, तीसरा कहता प्रक्षेपक यंत्र पारदर्शनिया, चाहे प्रक्षेपक किसे कहते हैं जो प्रोजेक्टर होता है, और चौथा कहता कागज पत्राणी, कागज माने कागज होता है, कागज और पत्रों का। आप देखो इन चारों उपकरणों में विद्युत उपकरणों का ये कोई हमें सीखने में सूक्ष्म रूप से समर्थ नहीं बनाएंगे। हमारा जो तीसरा वाला विकल्प कहता है प्रक्षेपक यंत्र पारदर्शनिया चा, प्रक्षेपक यंत्र पारदर्शनिया चा। प्रोजेक्टर किसी भी क्लास में एक बार लगाया जाता, लेकिन वो हमारे कई वर्षों तक हमारा साथ देता है और कई तरीके से हमको समझाने में सक्षम होता है। तो ये सबसे कम खर्चे पे और अच्छे से बच्चों को सीखने में सक्षम बनाता है। इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही लगता है हमको। अगले प्रश्न पे आते हैं 105 नंबर पे। ये कहता कस्यांचित बहुविध भाषा कक्षायाम, किसी बहुत प्रकार की भाषा की कक्षा में। विकल्प पे आते हैं एतादृशी कक्षा लाभप्रदा भविष्यति, ऐसी कक्षा लाभप्रद होगी यदि छात्राणाम समान भाषा भाषण दृष्टया समूहीकरणम करते, कि समान छात्रों को समान भाषा बोलने वाले दृष्टिकोण से समूहीकृत वर्गीकृत कर दिया जाए। दूसरा कहता लक्ष्य भाषा या संभाषणकम लक्ष्यम प्राप्तुम अन्य भाषा प्रवणतया निषिद्धा भवेत्। आपकी जो उद्देश्यपूर्ण भाषा है जिसको आप सीखने के लिए तैयार हुए हो, उसको लक्ष्य करते हुए, उद्देश्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य भाषा का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता और दूसरा वाला भी वर्गीकरण भी नहीं कर सकते और किसी भाषा को पूर्णतः निषिद्ध भी नहीं कर सकते हम। तीसरे विकल्प पे कहता छात्रः ये प्रायः परस्परम वार्तालापम कर्तुम असमर्था अतः एतादृशी कक्षा फलदायिनी न। छात्र प्रायः परस्पर वार्तालाप करने में असमर्थ होते हैं, अतः इस प्रकार की कक्षा फलदायिनी नहीं होती। ये भी नहीं हो सकता। चौथा कहता प्रायः छात्रा समृद्ध भाषा परिवेश कारणात्, प्रायः छात्र समृद्ध भाषा के परिवेश किसे कहते हो, जो आप जिस वातावरण में रहते हो, प्रायः समृद्ध भाषा का वातावरण के कारण से बहुविध उच्चारण प्रक्रिया, बहुत प्रकार से उच्चारण की प्रक्रिया से परिचित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब आप किसी समृद्ध परिवेश में जब रहते हो, जैसे कि हम अगर नॉर्थ इंडियन उत्तर प्रदेश के हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल पे जाते हैं तो वहाँ अगर हम बहुत दिनों तक रहेंगे तो वहाँ की उच्चारण प्रक्रिया से परिचित तो जरूर हो जाएंगे। एवंच बहुविध व्याकरणिक संरचनाएं आप परिचिता भवन्ति। इस प्रकार से हम बहुत प्रकार की भाषाओं के व्याकरणिक संरचना से भी परिचित हो जाते हैं। अतः एतादृशी कक्षा अत्यधिक लाभप्रदा, अर्थात ऐसी कक्षा अत्यधिक लाभप्रद वाली होती है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। हमारा जैसा परिवेश होता है उसी प्रकार की भाषा को बोलने और समझने में हम अधिक सक्षम हो पाते हैं। अगला प्रश्न 106 नंबर वाला कहता संस्कृतस्य पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यक तत्वम। संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने के संदर्भ में कौन सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। पहला संपूर्ण पाठस्य शब्दार्थानाम स्मरणम, संपूर्ण पाठ के शब्दार्थों का स्मरण। दूसरा कहता पाठ आधारित अभ्यास कार्य से कृते संकेत प्रदानम, पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य के लिए संकेतों का प्रदान। तीसरा कहता अध्यापकीन अध्यापिका संपूर्ण पाठ से विस्तृत व्याख्या,
अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा संपूर्ण पाठ की विस्तृत व्याख्या। और चौथा कहता है शिक्षणीयम बिंदुम अधिकृत नूतना नाम अभ्यासा नाम द्वारा अधिकाधिकम अभ्यास कार्यम। शिक्षणीय बिंदुओं को अधिकृत करते हुए नवीन अभ्यासों के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास कार्य। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। पठन पाठन के संदर्भ में, संस्कृत के पठन पाठन के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो शिक्षणीय बिंदु है उसको अधिकृत कर लें और नवीन अभ्यासों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। इसी के माध्यम से ये सबसे सर्वाधिक संस्कृत को सीखने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न हमारा 107 नंबर का आता है, जो कहता मिश्रित छात्र योग्यता संपन्न भाषा कक्षाया किम महत्वपूर्णम। मिश्रित योग्यता के छात्रों की से संपन्न भाषा की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण होता है। पहला कहता गृह कार्य से पूर्त्यर्थम अभिभावकों से मिलनम, गृह कार्य की पूर्ति के लिए अभिभावकों के साथ मिलना। दूसरा कहता विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्रा परस्परम विमर्शः कार्यम करिष्यन्ति सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति। विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्यों के आयोजन करे जाएं और जहां छात्रों का परस्पर विमर्श कार्य भी करें, सामाजिक कौशलों को भी पढ़ाया जाए। तीसरा वाला कहता है अधिक अंकान प्राप्तुम प्रशिष्ट कक्षाया आयोजनम, अधिक अंकों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा कहता है छात्राणाम समस्या समाधानम प्राप्तुम मनोचिकित्सक से मिलनम, छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्राप्त मनोचिकित्सकों के साथ मिलना, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। और पहला वाला हमें अभिभावकों के साथ मिला रहा था, ये भी नहीं हो सकता। अर्थात दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्यों के आयोजन किए जाएं और जहां छात्रों को परस्पर विमर्श कार्य कराया जाए और सामाजिक कौशलों के बारे में भी उनको जानकारी दी जाए। अगला प्रश्न 108 नंबर कहता प्रायः पाठ्य पुस्तकेषु प्रदत्तः प्रश्न स्तर अनुगुणम न दृश्यन्ते। प्रायः पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न स्तर के अनुरूप नहीं दिखाई देते हैं। अथवा एते प्रश्न तथ्य आधारित भवन्ति, अथवा ऐसे प्रश्न तथ्य पर आधारित होते हैं। किम कारणीयम, ऐसा क्या कारण है। पहला ये प्रश्न हमसे कहता है पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न स्तरों के अनुरूप नहीं दिखाई देते, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। पहला पाठ्य पुस्तक का नाम यदा कदा प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का जब कब प्रयोग होता है। अतिरिक्त साहित्य से वाचनम, अतिरिक्त साहित्य का वाचन किया जाता है। कक्षास सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधि नाम आयोजनम, कक्षाओं की सृजनात्मक और चिंतन प्रधान गतिविधियों का आयोजन होता है। और चौथा कहता है प्रदत्त प्रश्नानाम अधिकृत एवं पाठ्य योजनम, और दिए हुए प्रश्नों को अधिकृत करते हुए ही पाठ्य योजना बनाई जाती है। इसमें क्या विकल्प सही हो सकता है। प्रायः पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए स्तरों का अनुरूप नहीं दिखाई देता, ऐसे प्रश्न तथ्य आधारित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों को ज्यादातर प्रयोग, अतिरिक्त साहित्यों का वाचन, कक्षासु। आप तीसरे वाले विकल्प की हिंदी करके देखो, कक्षाओं को सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधियों का आयोजन किया जाए। अगला प्रश्न 109 नंबर हमसे कहता प्रायः छात्राः संस्कृत पाठानं पठितुम भावं च स्पष्टीकर्तुम असमर्थाः भवन्ति। प्रायः संस्कृत को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले छात्र भावों को स्पष्ट करने में असमर्थ होते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है। उच्चै पठनम, उच्च स्वर में पढ़ना। दूसरा कहता है समुचितम उच्चारणम श्रुत्वा पुनः पुनः उच्चारण अभ्यासा अध्यापकानां च साहेन भाव कथन से अभ्यासा। समुचित उच्चारण को सुनकर के पुनः पुनः उच्चारण का अभ्यास और अध्यापकों की सहायता से भावों के कथन का अभ्यास कराया जाए, ये बिल्कुल दूसरा वाला विकल्प सही होता है। आपने हिंदी, लेकिन आप तीसरे और चौथे विकल्प की भी हिंदी करो, क्योंकि हमें हिंदी सीखना ही मेरा मेन उद्देश्य है। केवलम सरल शब्दानाम प्रयोग, केवल सरल शब्दों का प्रयोग। और चौथा कहता है अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दानाम अनुकरणम, अध्यापक के द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों का अनुकरण करना, ये बात बिल्कुल नहीं सही है। हमसे कोई प्रश्न हमसे करे और हम उससे कहेंगे आप हमारा अनुगमन करो, उच्चारण करो, तो यही विकल्प बिल्कुल नहीं सही होता। हमें दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। 110 नंबर वाले प्रश्न पे आते हैं। कस्यांचित भाषा कक्षायाम विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु आत्मभाव साफल्य भावम आत्मगौरवम च संपादितुम आवश्यकम अस्ति। किसी भाषा कक्षा की विशिष्ट योग्यता से संपन्न छात्रों में आत्मभाव साफल्य भावम, अपने भाव की सफलता के रूप में और आत्मगौरव को संपादित करने के लिए क्या आवश्यक होता है। किसी भाषा की कक्षा में विशिष्ट योग्यता से संपन्न छात्रों में अपनेपन की सफलता का और आत्मगौरव का जो भाव संपादित होना चाहिए, उसके लिए क्या चीज आवश्यक है। पहला कहता है योग्य अध्यापक नाम नियुक्ति, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति। दूसरा कहता है विशिष्ट छात्राणाम समूहीकरण, विशिष्ट छात्रों को वर्गीकृत कर दिया जाए। जहां वर्गीकरण का विकल्प आ जाए वो प्रश्न उत्तर बिल्कुल गलत होता है, ये तो आप बिल्कुल गलत हो गया। फिर कहता विभिन्न विषय संबद्ध पुस्तकानाम वितरणम, विभिन्न विषयों की पुस्तकों संबद्ध पुस्तकों का वितरण। और चौथा कहता परस्परम सहयोग भागन पठन पाठन परिचर्या अवसराणाम निर्माणम। आप
परस्पर सहयोग की भावना के आधार पर पढ़ने और पढ़ाने की परिचर्चा के अवसरों का निर्माण करें। आप देखो, जैसा आपका परिवेश होता है, इससे पहले प्रश्न पे भी हम देख चुके हैं, उस प्रकार से मेरी प्रकृति बनती है। जब हमें परस्पर सहयोग की भावना मिलेगी, पठन पाठन के अवसर बार बार मिलेंगे, तो हम उसको पढ़ने पढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। अब 111 नंबर के प्रश्न पे आए हैं। 111 नंबर का प्रश्न कहता, छात्र केंद्रित कक्षाया लक्षणमस्ति। छात्र केंद्रित कक्षा का क्या लक्षण होता है? पहला, अध्यापका अध्यापिका भाषा संबद्ध गतिविधीनाम आयोजनार्थम साहाय्यं कुर्वन्ति, छात्रा च भागं ग्रहीतुं सर्वदा उद्यता भवन्ति। अध्यापक और अध्यापिका भाषा संबद्ध गतिविधियों का आयोजन के लिए सहायता करते हैं और छात्र उनमें सहभागिता के लिए हमेशा उद्यत या तैयार रहते हैं। फिर कहता है, अध्यापका अध्यापिका आदर्श रूपेण स्वीकृति। अध्यापक और अध्यापिका आदर्श के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और तीसरा विकल्प कहता है, अध्यापिका अध्यापिका पठन पाठन संबद्धानि संपूर्णानि कार्याणि स्वयमेव कुर्वन्ति। अध्यापक अध्यापिका पठन पाठन से संबद्ध संपूर्ण कार्यों को स्वयं ही करते हैं। चौथा कहता है, छात्रा सर्वा स्वयमेव पठन्ते नियमित रूपेण च परीक्षाम लिखन्ति। छात्र सभी लोग स्वयं ही पढ़ते हैं और नियमित रूप से परीक्षाओं को लिखते हैं। यही चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण यही होता है। छात्र केंद्रित का अर्थात है उस प्रश्न पे जहां पर हमारा पूरी व्यवस्था छात्र पर केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित ना हो, छात्र केंद्रित हो। अब देखिए, अगला प्रश्न जो हमारा आता है वो 112 से 120 तक एक गद्य का अंश दिया गया, गद्यांश दिया गया, उस पर आधारित प्रश्नों को हमें तय कराना है। और गद्यांश के प्रश्न तब सही हो सकते हैं जब आप उसकी हिंदी करने में पूर्णतः सक्षम हो जाओ, और आप जो आने वाले विगत वर्षों के पेपर हैं उनको जब आप क्रमबद्ध तरीके से, इससे आगे अगली जो क्लास आएगी उस पर और अच्छे अच्छे प्रश्न जो हमारे आ चुके हैं सेंट्रल टेट पे, उनकी हम पूरी चर्चा करेंगे, उनकी विधिवत हिंदी करेंगे। आज हम इससे अगली वाली जो क्लासें होंगी वो और अच्छी होंगी, आप निश्चित रूप से मानो। अगले गद्यांश पे आते हैं, इसकी हिंदी करने का प्रयोग करते हैं। पहले प्रश्न की हिंदी करें। अनुच्छेद आधारिता नाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम चिनुत। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का समुचित उत्तर चिनुत मतलब चुनो। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे शत्रु संकटे च या सहायताम करो दिशा बंधु भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसने अभी व्यसन आप ऊपर पढ़ चुके, बुरी आदतों में, दुर्भिक्ष किसे कहते हैं? दुर्भिक्ष हम कहते हैं अकाल को। उत्सव में, बुरी आदतों में, अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्रीय आपदाओं में, और शत्रु संकटे अर्थात कोई शत्रु हमारे पर आक्रमण कर दे, चाहे या सहायताम करो दिशा बंधु भवति, उस समय जो हमारी सहायता करता है वो बंधु होता है, वो भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत्, यदि विश्व में संपूर्ण संसार में ऐसी ही भावना होनी चाहिए, तदा विश्व बंधुत्वं संभवति, तभी विश्व बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना का विकास संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे, अधुना का अर्थ इस समय, निखिले मतलब संपूर्ण, इस समय संपूर्ण संसार में कलह से अशांति च वातावरणम अस्ति, कलह का और अशांति का वातावरण है। एन मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, जहाँ मनुष्य परस्पर विश्वस्त नहीं दिखाई देते, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे परस्पर एक दूसरे के कष्टों की गणना नहीं करते। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, और समर्थ देश भी असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम च स्थापयन्ति, और कमजोर देशों के प्रति अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं। तस्मात् कारणात् संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यन्ते, उसी कारण से संसार में सभी जगह विद्वेष की और शत्रुता की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासा अव्यवरुद्ध भवति, और देश का विकास भी अवरुद्ध दिखाई देता है। एतेषां सर्वेषां कारणम, इन्हीं सभी कारणों से विश्व बंधुत्व अभाव, विश्व बंधुत्व की भावना का अभाव दिखाई देता है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह महती आवश्यकता है, ये अधिक आवश्यकता है। यद एकः देशः अपरेण देशेन सह, यदि एक देश, अपरेण का अर्थ दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदय, निर्मल हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता भाईचारे की व्यवहार करना चाहिए। यदि इयम भावना विश्वस्य जनेषु बलवती स्यात्, यदि ऐसी भावना विश्व के लोगों में बलवती होगी, बलवान होगी, तदा विकसित अविकसित देशों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति,
तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। एन सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान एवं क्षेत्रे, जब सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना सहयोगेन च, मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आपने हिंदी कर लिया, अब इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न कहता 112 नंबर का प्रश्न, असमर्थ देशानाम ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम के स्थापयन्ति। असमर्थ देशों के ऊपर कौन अपने प्रभुत्व को स्थापित करता है? मानव? बिल्कुल नहीं। मनुष्य? शत्रवा शत्रु नहीं। समर्थ देशा, समर्थ देश ही तो ऊपर गद्यांश में हमसे कहता है असमर्थ देशों के प्रति अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, अर्थात तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। फिर भी आप चौथे की हिंदी कर लो, सर्वे देशा मतलब सभी देश। सभी देश ये विकल्प पे था ही नहीं गद्यांश पे। आप गद्यांश और पद्यांश पे ध्यान रखना कि गद्यांश और पद्यांश में जो कंटेंट दिया जाता है उसी पे आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर चयन करने होते हैं। हम अपने मन से किन्हीं भी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल चयन नहीं करेंगे। 113 नंबर का प्रश्न कहता विश्व बंधुत्व कदा आवश्यकता अनुभूयते। विश्व बंधुत्व अर्थात संपूर्ण संसार में भाईचारे की भावना की आवश्यकता कब अनुभव की जाती है? शत्रु संकटे, शत्रु संकट में, सर्वदा हमेशा, दुर्भिक्षे अकाल में, उत्सवेश उत्सव में। हमेशा शत्रु संकट में देखो आपको विश्व बंधुत्व की भावना चाहिए, अकाल में भी चाहिए, उत्सवों में भी चाहिए, अर्थात सर्वदा का अर्थ है सर्वदा मतलब हमेशा। सर्वदा एक संस्कृत में अव्यय के रूप में हम आपको बताएंगे। संस्कृत में सर्वदा अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है हमेशा। संसारे आवश्यकता अस्ति, संसार में आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है? ये रिक्त स्थान दिया गया। भावनाया, कैसी भावना की आवश्यकता है? प्रेमणा प्रेम की भावना, ज्ञानस्य ज्ञान की भावना, स्पर्धया स्पर्धा की भावना और विज्ञानस्य विज्ञान की भावना। ऊपर आपने एक गद्यांश पे दिखा था कि संसार में हमें मैत्री भावना की आवश्यकता है। यहाँ मैत्री के पर्यायवाची के रूप में प्रेम को स्थापित किया गया, अर्थात प्रेम की भावना की आवश्यकता है। 115 नंबर का प्रश्न, कलह से अशांति च वातावरण को दर्शते। कलह और अशांति का वातावरण हमें कहाँ दिखाई देता? अविकसित राष्ट्रों में, संपूर्ण संसार में। यही सही है। ऊपर गद्यांश में संपूर्ण संसार पढ़ चुके हैं। फिर भी तीसरे और चौथे विकल्प की हिंदी कर लें, असमर्थ देशों में और उपक्षित राष्ट्रीय। हमें दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही गद्यांश पर आधारित कि संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न 116 नंबर, सर्वत्र हिंसाया भावना दृश्यते। सभी जगह हिंसा की भावना दिखाई देती है। अस्या कारणम किम, इसका क्या कारण है? परस्पर सहयोग, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, स्वस्थ स्पर्धा और विश्व बंधुत्व की भावना का अभाव। ये कहता सभी जगह हिंसा की भावना क्यों दिखाई देती, इसके पीछे क्या कारण है? ऊपर आपने गद्यांश में पढ़ा था विश्व बंधुत्व की भावना का अभाव दिखाई देता है, इसी कारण तो हमको हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। अब 117 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम। 117 नंबर का प्रश्न कहता प्रदर्शयन्ति इति क्रियापद से कर्तृ पदम अस्ति। प्रदर्शयन्ति अर्थात प्रदर्शित करते हैं, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? सर्वे देशा, समर्थ देशा, असमर्थ देशा और मानवा। भाई क्रियापद ये कौन प्रदर्शित करता है? सभी देश प्रदर्शित करते हैं, समर्थ देश प्रदर्शित करते हैं, असमर्थ देश या मानव। सभी देशों पे रहने वाले जो मानव है वही तो प्रदर्शित करते हैं। यही यहाँ पर हमको चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही लगता है और चौथे वाले विकल्प पे हमें मनुष्य के रूप में स्थापित होता है। अगला 118 नंबर का प्रश्न, स्पर्धा इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। हमने विशेष विशेषण को आपको कर्मधारय समास की वीडियो पे भी समझाया था। तो यहाँ भी आप देखो विशेषण और विशेष सदैव साथ साथ लिखे जाते हैं। विशेषण किसे कहते हो? जिन शब्दों के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाती है। और विशेष किसे कहते हो? जिसकी विशेषता बताई जाए। ऊपर आपने लिखा था एक महती स्पर्धा या स्वस्थ स्पर्धा। आप विकल्प पे जो भी विकल्प होगा उसको हम सही करेंगे। मध्य बिल्कुल नहीं, समृद्धि बिल्कुल नहीं, स्वस्थ वाला देखो आपको महती और स्वस्थ ऊपर मिला था, तो हम स्वस्थ स्पर्धा की बात यहाँ विशेषण के रूप पे होगा। स्वस्थी और बलवती बिल्कुल नहीं, बलवती विशेषण नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऊपर विशेषण की बात पूछ रहा है, ऊपर हम गद्यांश में देख भी चुके हैं महती और स्वस्थ हमारे विशेषण के रूप में स्थापित हो चुका है। ते परस्य, अगला प्रश्न 119 नंबर, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते माने वे लोग, परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते, गणना करते हैं। इस वाक्य में ते सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? समर्थ देश, मानवेभ्य, सर्वेभ्य देशेभ्य, असमर्थ देशेभ्य। समर्थ देश मानवेभ्य, सर्वेभ्य देशेभ्य। समर्थ देश मानव सभी देश या असमर्थ देश मानव, ऐसे मानव वे मानव जो दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते, अर्थात दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जब आपने गद्यांश की हिंदी कर ली तो गद्यांश के में जो निकलने वाला भाव था वो मेरे मन में पहले से स्थापित हो चुका है।
ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे का समासा। सेंट्रल टेट पे आप एक बात मानो कि समास का प्रश्न 1 से 2 जरूर आता है। आप देखो ऊपर एक हम नष्ट क्रियापद पे समास तय कर चुके हैं, दूसरा फिर एक हमसे समास पूछ रहा है ज्ञान विज्ञानियों। जरा ज्ञान विज्ञान शब्द को जब हम विग्रह करें, समास का विग्रह किया जाता है ज्ञान और विज्ञान। आप देखो मध्य में पहचान चिन्ह क्या निकल के आया, मध्य पे और का पहचान चिन्ह निकल के आया, जो दोनों पदों को जोड़ रहा है। दो ज्ञान और विज्ञान दो अलग अलग अस्तित्व वाले लोग हैं। आप देखो ज्ञान और विज्ञान के बीच में कौन सा समास तय कराया हमने। जब द्वंद्व समास बताया था तो द्वंद्व समास के लिए कहा था हमने उभय पद प्रधानो द्वंद्वा, अर्थात ऐसा कोई समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ज्ञान पद भी प्रधान है और विज्ञान पद भी प्रधान है, अर्थात इस पे कौन सा समास तय हुआ, द्वंद्व समास तय हुआ। आप आज हम एक पेपर रखते हैं, इसी क्रम पे हम आपको प्रतिदिन 1 और 2 पेपरों को हल कराएंगे। आप विगत वर्षों को पेपर को आप मेरे साथ में संग्रह करके रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप इस चैनल को देखते रहिए। आप ये मानो कि संस्कृत की हिंदी करने में सक्षम होंगे और संस्कृत में 30 में से 30 नंबर आप पूरे लाने में सक्षम बनोगे। धन्यवाद। The Max Class is key to unlock the success Kalyan Prakamper.